मैं प्रिया हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, जो एक छोटे से कस्बे में है। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। घर में सास ससुर, ननद और देवर रहते हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके प्यार से ही मैं आगे की कहानियां लिख पाती हूँ। शादी के बाद पहली बार जब मैं ससुराल आई थी, तब सब कुछ नया नया लग रहा था। छोटा सा मकान, आंगन में तुलसी का पौधा, रसोई से आती हल्दी और जीरे की खुशबू। पति अक्सर बाहर रहते थे। काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। घर में अकेलापन सा छा जाता था। सास जी दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहती। ननद कॉलेज जाती थी। और देवर तो घर का सबसे छोटा था, लेकिन उम्र में मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा। नाम है रोहित। रोहित पढ़ाई पूरी करके घर पर ही कुछ काम देख रहा था। सुबह सुबह दूध का काम, फिर दुकान पर बैठना। शाम को घर लौटता तो आंगन में बैठकर चाय पीता। मैं अक्सर रसोई से चाय लेकर निकलती तो उसकी नजरें मुझ पर ठहर जाती। पहले पहले मैं शर्मा जाती थी, नजरें झुका लेती थी, लेकिन धीरे धीरे वह आदत सी बन गई। एक दिन की बात है। पति फिर से बाहर गए हुए थे। 3 दिन हो चुके थे। रात का खाना बनाकर मैं आंगन में बैठी थी। रोहित भी पास ही बैठा था। अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश करते हुए उसकी उंगली मेरे हाथ से टकरा गई। एक पल के लिए दोनों के हाथ रुक गए। उसकी उंगलियां गर्म थी। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। भाभी, डर तो नहीं लगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, बस अचानक अंधेरा हो गया, मैंने जवाब दिया, लेकिन आवाज में थोड़ी कंपन थी। टॉर्च की रोशनी में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। आप हमेशा इतनी जल्दी घबरा जाती हैं। घर में तो मैं हूं ना। उसकी बात में कुछ छिपा हुआ था। घर में हूं ना, जैसे वह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं कर रहा था। मैं चुप रह गई। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई, लेकिन वह पल मेरे मन में बैठ गया। अगले दिन दोपहर को सास जी मंदिर गई हुई थी। ननद कॉलेज में थी। घर में सिर्फ मैं और रोहित। मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भाभी, ये रस्सी थोड़ी ढीली है, पकड़िए तो। मैंने मुड़कर देखा। वह पास आ चुका था। रस्सी पकड़ने के बहाने उसका हाथ मेरे कंधे के पास आ गया। कपड़े लटकाते हुए मेरा शरीर थोड़ा झुक गया। उसकी सांसें मेरे गले के पास महसूस हुईं। एक पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। आप इतनी जल्दी जल्दी काम करती रहती हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। उसकी आवाज करीब थी। घर का काम तो करना ही पड़ता है, मैंने कहा, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रस्सी कस दी। फिर धीरे से बोला, कभी कभी काम के बहाने भी बातें हो जाती हैं ना, जैसे अभी। आपका हाथ रस्सी पर है और मेरा भी। मैंने हाथ हटा लिया, लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल तक उतर रहा था। शाम को चाय बनाते हुए मैंने सोचा कि आजकल रोहित बहुत करीब आने लगा है। बातों में भी 2 अर्थ निकलने लगे हैं। एक दिन उसने कहा, भाभी, आपके हाथों की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, जैसे घर की मिठास ही आपके हाथों में बस गई हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिठाई तो सबके हाथों से बनती है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार चखने के बाद याद रह जाती हैं।
उसने कहा और आंखें मिला ली। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं रसोई में चली गई, लेकिन मन में उथल-पुथल मच गई। पति दूर है, घर में अकेलापन है, और यह देवर हर बात में कुछ और कह रहा है। एक रात की बात है। बहुत गर्मी पड़ रही थी। बिजली फिर गुल हो गई। मैं छत पर सोने चली गई। थोड़ी देर बाद रोहित भी आ गया। दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी। अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी थी। भाभी, नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। नहीं, गर्मी बहुत है। कभी-कभी गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होती। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। मैं चुप रही। वह थोड़ा करीब खिसक आया। आप इतनी दूर क्यों रहती हैं? घर में कोई और तो है नहीं? रोहित, ऐसे मत बोला करो। मेरी आवाज में हल्की चेतावनी थी, लेकिन दिल तो मान रहा था कि उसकी बातों में खिंचाव है। उसने हल्की सी सांस ली। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। बस आप अकेली लगती हो कभी-कभी। पति भी ज्यादातर बाहर रहते हैं। मैं देखता हूँ तो मन करता है कि कोई आपके पास हो। उसकी बातों में चिंता थी, लेकिन साथ में कुछ और भी। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे तकिए के पास आ गया है। उंगलियां धीरे से चादर के किनारे को छू रही थी। सो जाओ रोहित, सुबह जल्दी उठना है, मैंने कहा। आप भी सो जाओ। मैं यहीं हूँ। कोई बात नहीं होगी। उस रात नींद कम आई। मन में सवाल घूमते रहे। क्या यह सिर्फ देखभाल है या कुछ और? अगले कुछ दिनों में नजदीकियां और बढ़ गईं। एक दिन मैं आंगन में बाल खोलकर सुखा रही थी। रोहित पास आकर बैठ गया। भाभी, आपके बाल बहुत लंबे हैं। कभी-कभी लगते हैं जैसे काली रात का पर्दा। मैंने मुस्कुरा दिया। अब कविताएं भी सुनाने लगे हो? कविता नहीं, सच्चाई। आपके बालों में उंगलियां फेरने का मन करता है कभी-कभी, उसने सीधे कहा। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने बालों को बांध लिया जल्दी से। रोहित, सीमा में रहो। सीमा तो आपने तय की है भाभी। मैं तो बस पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन शाम को सास जी ने कहा कि रोहित को बुखार आ गया है। मैं उसके कमरे में दवाई लेकर गई। वह बिस्तर पर लेटा था। माथा छूने के लिए मैं झुकी तो उसकी आंखें खुल गईं। भाभी, आप आए। उसकी आवाज कमजोर थी। मैंने माथा छुआ। गर्मी थी। दवाई दी। पानी पिलाया। जब पानी का गिलास पकड़ाया तो उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर रुक गईं। कुछ पल तक दोनों के हाथ जुड़े रहे। आपके हाथ ठंडे हैं, अच्छे लगते हैं, उसने फुसफुसाया। मैंने हाथ खींच लिया। आराम करो, बुखार उतर जाएगा। रात को फिर चेक करने गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह जाग रहा था। भाभी, पास बैठो न, अकेला लगता है। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं। रोहित, छोड़ो, मैंने धीरे से कहा, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। छोड़ दूं या थोड़ी देर और पकड़े रहूं? उसकी आंखों में सवाल था। मैं चुप रही। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। उसका हाथ मेरे हाथ को धीरे-धीरे सहला रहा था। हथेली से हथेली सट गई थी। गर्मी फैल रही थी। आप इतनी खामोश क्यों हो जाती हो जब मैं पास आता हूँ? उसने पूछा। क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? भाभी का देवर का हाथ पकड़ना?
या दिल का धड़कना? मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां अब मेरी कलाई पर थी। नाड़ी की धड़कन महसूस कर रहा था शायद। आपकी धड़कन तेज है, उसने कहा। बुखार तुम्हारा है, मेरा नहीं, मैंने जवाब दिया। बुखार तो दोनों को लग सकता है, एक शरीर का, एक मन का। उस रात मैं जल्दी कमरे से निकल आई, लेकिन मन शांत नहीं था। अगले दिन जब वह ठीक हो गया तो आंगन में मिलने पर उसकी नजरें और गहरी हो गईं। बातों में और भी दो अर्थ आने लगे। एक दोपहर को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। वह भी आ गया। भाभी, ये साड़ी का पल्लू उड़ रहा है, संभालो। पल्लू हवा में उड़ रहा था। उसने पकड़ने के बहाने पल्लू थाम लिया। उसकी उंगलियां मेरे कंधे के पास आ गईं। साड़ी के किनारे को ठीक करते हुए उसका शरीर मेरे पीछे लगभग सट गया। इतना करीब मत आओ, मैंने फुसफुसाया। हवा जो जोर से चल रही है। पल्लू छूट जाएगा तो क्या होगा? उसकी सांसें मेरे कान के पास थी। मैंने पल्लू अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वह हटा नहीं। आपकी कमर कितनी पतली है, साड़ी में और भी सुंदर लगती हो। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। रात के खाने के समय सास जी ने कहा, प्रिया, रोहित आजकल तुम्हारे पास ही ज्यादा रहता है, ध्यान रखना। मैंने सिर झुका लिया। मन में डर और कुछ और दोनों थे। फिर एक शाम ऐसी आई जब घर में कोई नहीं था। सास ससुर रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, ननद भी। सिर्फ मैं और रोहित। बारिश हो रही थी, बिजली की गड़गड़ाहट। मैं रसोई में खड़ी थी। वह पीछे से आया। भाभी, बारिश में अकेला घर अच्छा लगता है ना? मैंने मुड़कर देखा। पानी की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। उसकी शर्ट गीली थी, शायद बाहर से आया था। कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी, मैंने कहा। आप ही सुखा दो न, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तौलिया दिया। उसने तौलिया लेते हुए मेरे हाथ को अपने हाथ में दबा लिया। आपके हाथ बारिश की ठंडक से भी ज्यादा ठंडे हैं, या फिर मेरी गर्मी से पिघल रहे हैं? मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़े रहा। रोहित, काफी हो गया। काफी कब होगा भाभी? जब तक आप कहती रहोगी कि काफी हो गया। उसकी आंखें मेरे होठों पर ठहर गईं। बारिश की आवाज के बीच उसकी सांसें करीब आ रही थी। वह एक कदम और आगे बढ़ा। मैं दीवार से सट गई। उसके दोनों हाथ दीवार पर टिक गए, मेरे दोनों ओर। अब भाग नहीं सकती, उसने धीरे से कहा। मेरी सांसें उलझ गईं। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। आंखों में जलन सी थी। मैंने गर्दन झुका ली। देखो मुझे, उसने कहा। मैंने आंखें उठाईं। उसकी नजरें गहरी थी। एक पल लगा जैसे वह चूमने वाला है। मेरे होठ कांप रहे थे, शरीर में कंपन था। तभी अचानक उसकी आंखों में कुछ बदला। वह पीछे हट गया। एक गहरी सांस ली। भाभी, माफ करना, उसकी आवाज बदल गई थी। मैं हैरान खड़ी रही। क्या? उसने तौलिया से अपना चेहरा पोंछा, फिर गंभीर हो गया। मैं जानबूझकर ये सब कर रहा था। मेरा दिल धड़क उठा। क्या मतलब? पिछले महीने जब भैया घर आए थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी।
उन्होंने देखा था कि गांव के कुछ लड़के आपके बारे में बातें कर रहे थे। जब आप बाजार जाती हो तो पीछे पीछे घूमते हैं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ससुराल में अकेली रहती है, पति ज्यादातर बाहर। मौका मिला तो मेरी सांस रुक गई। भैया ने कहा था कि तुम घर पर ध्यान रखना, कोई गलत नजर न डाले। लेकिन मैंने सोचा, सिर्फ ध्यान रखना काफी नहीं। अगर कोई गलत इरादा लेकर आए तो आप खुद कैसे संभलोगी? इसलिए मैंने खुद ही करीब आने की कोशिश की। बातों में दो अर्थ भरे, छूने के बहाने बनाए। देखना चाहता था कि आप कहां तक अपनी सीमा रख पाती हो। मैं स्तब्ध खड़ी थी। आपने हर बार रोका, कभी आंखें झुकाईं, कभी कमरे से निकल गईं, कभी साफ मना किया। आज जब मैं बहुत करीब आ गया, तब भी आपने खुद को संभाला। दीवार से सटकर भी आपने मुझे धक्का नहीं दिया, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। उसकी आंखों में अब सिर्फ सम्मान था। भाभी, आप सुरक्षित हैं। घर की इज्जत आपके हाथ में है। और मैं सिर्फ ये सब इसलिए किया ताकि अगर कभी सच में कोई गलत इरादे वाला आए तो आप तुरंत पहचान लो और संभल जाओ। बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी। मैं दीवार से हटी। आंखों में आंसू थे, लेकिन राहत के। तुमने मुझे डरा दिया रोहित। डराया इसलिए ताकि आगे कोई और न डरा सके। भैया ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने निभाई। अब आप निश्चिंत रहो। घर में मैं हूं और आपकी अपनी ताकत भी है। उसने हाथ जोड़ लिए। माफ कर देना अगर दिल दुखा हो, लेकिन इरादा सिर्फ आपकी रक्षा का था, रिश्ते की मर्यादा का था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। समझ गई। अब ऐसे मत करना फिर। वह मुस्कुराया। अब जरूरत नहीं। आपने खुद साबित कर दिया कि आप किसी भी परीक्षा में खरी उतरती हो। उस शाम के बाद रोहित फिर कभी सीमा पार नहीं किया। बातें सामान्य रहीं, देखभाल वही रही, लेकिन दो अर्थ वाली बातें बंद हो गईं। छूने के बहाने भी। कुछ दिनों बाद पति घर आए। मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में एक बात बैठ गई। कभी कभी जो करीब लगता है, वह वास्तव में दीवार बनकर खड़ा होता है। रिश्तों की रक्षा कभी कभी कठिन परीक्षा लेकर आती है, लेकिन जो परीक्षा में खरे उतरते हैं, वे ही असल में परिवार की इज्जत बचाते हैं। आप सबने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके प्रोत्साहन से ही ऐसी नई नई कहानियां आती रहेंगी।